Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Shohardo. We are continuing with our problem solving series on current electricity. In the last video we have discussed the first 10 questions on electric charge and electric current, and today we are going to continue from potential difference. अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा. आपको बस सिंपली उस वीडियो में जाना है, इस पीडीएफ को डाउनलोड करना है फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. वीडियो को पॉज करके एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड देखना है कि मैंने उस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया. आपके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स जो है वो इस वीडियो के थ्रू आपको डेवलप करना है. आज हम क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करते हैं. देखिए उसने क्या बोला है. द वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ऑफ 2 कूलम अक्रॉस 2 पॉइंट्स हैविंग पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट. बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बट जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी कहा था, सिंपल से सिंपल क्वेश्चंस को हम इंटरप्रेट करते चलेंगे, एक सिंपल डायग्राम ड्रॉ करेंगे. इससे क्या होगा, इससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स डेवलप होगा. अगर हम सिंपल क्वेश्चंस को भी रिस्पेक्टफुली सोच के आगे बढ़े तो जब क्वेश्चंस का कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ा सा इंक्रीज होगा तो हमें उतना डर नहीं लगेगा. तो मैं क्वेश्चन को इंटरप्रेट करना चाहता हूँ. देखिए दो ऐसे कुछ रैंडम पॉइंट्स थे, हमें नहीं पता वो पॉइंट्स क्या थे. मान लेते एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है. ए हायर पोटेंशियल में है एंड बी लोअर पोटेंशियल में है. हमें इस सिचुएशन में क्या करना है, 2 कूलम का कोई एक चार्ज है, उसको मूव करना है अक्रॉस 2 पॉइंट्स एंड 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस 12 वोल्ट क्वेश्चन में गिवन है. राइट. सो हमें पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस का जो डेफिनेशन है कि अगर हम एक चार्ज को लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल ले जाना चाहते हैं तो कितना वर्क डन करना पड़ेगा. सपोज यहाँ पे 2 कूलम चार्ज रखा था एंड 2 कूलम को हम लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल में ले जाना चाहते हैं, क्योंकि हम अगेंस्ट द पोटेंशियल जा रहे हैं तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा. 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन था, 12 वोल्ट, एंड चार्ज कितना है, कितने चार्ज को ले जाना है, 2 कूलम. तो इसके लिए वर्क डन या फिर एनर्जी स्पेंड कितना है. वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. सिंपल फॉर्मूला है. पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है क्वेश्चन में, 12. वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है. चार्ज कितना गिवन था क्वेश्चन में, 2 कूलम. सो वर्क डन कितना आ रहा है, एज सिंपल एज दैट, दैट इज 24 जूल. कुछ तो था ही नहीं इसमें, है ना. बहुत इजी टाइप ऑफ क्वेश्चन था. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ मच एनर्जी फाइंड आउट करना है या फिर हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, इज गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज. ये एक एनसीईआरटी से मैंने क्वेश्चन लिया है. मैंने काफी बार ऑब्जर्व किया कि बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होने के बाद भी बहुत लोग को पता नहीं इस क्वेश्चन में कहाँ से डाउट आता है. वो ना लैंग्वेज समझ नहीं पाते. हाउ मच एनर्जी मतलब एनर्जी या वर्क डन पूछा है, गिवन टू ईच कूलम ऑफ चार्ज मतलब चार्ज का वैल्यू कितना गिवन है क्वेश्चन में, ईच कूलम मतलब 1 कूलम ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू अ 6 वोल्ट बैटरी. मतलब 6 वोल्ट बैटरी 1 कूलम ऑफ चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन या फिर कितना एनर्जी ट्रांसफर करेगा. मतलब अगर मेरे पास एक बैटरी है, कितने वोल्ट का, 6 वोल्ट का एक बैटरी है जो कि किसी डिवाइस के अक्रॉस कनेक्टेड है. मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई डिवाइस कुछ है. ये 6 वोल्ट बैटरी 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करेगा. सो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी कितना है, 6 वोल्ट, एंड चार्ज कितना है, 1 कूलम. सो 6 वोल्ट बैटरी 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करेगा. वी नो दैट द फॉर्मूला फॉर पोटेंशियल डिफरेंस इज व्हाट, इट इज वर्क डन पर यूनिट चार्ज. पोटेंशियल डिफरेंस इज 6 वोल्ट, वर्क डन हमें फाइंड आउट करना है, एंड 1 कूलम दैट मीन्स कितना, 6 जूल, एज सिंपल एज दैट. सो 6 वोल्ट का बैटरी 1 कूलम चार्ज के ऊपर कितना वर्क डन करेगा, 6 जूल. राइट. लेट्स लुक एट द थर्ड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 13. अ कार बल्ब कनेक्टेड टू अ 12 वोल्ट बैटरी. एक बल्ब है जो कि कनेक्टेड है टू अ 12 वोल्ट बैटरी, ड्रॉज 2 एम्पियर करंट वाइल ग्लोइंग. बस इतना सिचुएशन पहले थोड़ा सा इंटरप्रेट कर लेते हैं. मैं चाहता हूं कि एक बार वीडियो को पॉज करके आप खुद अटेम्प्ट कीजिए. अब हम देखते हैं कि एक कार बल्ब है. ओके, देयर इज अ बल्ब. मान लेते हैं कि दिस इज माय बल्ब. दिस बल्ब इज कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट. दिस इज अ बल्ब that is connected to a battery of how much, connected to a battery of 12 volt, and how much current is the bulb drawing from the battery, 2 ampere. मतलब ये पूरे सर्किट में कितना करंट है, 2 एम्पियर. क्या पूछा गया है, यू हैव टू फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब. बल्ब का रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है. क्या क्या गिवन है क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस इज गिवन एज 12 वोल्ट,
करंट इज गिवन एज 2 एम्पियर एंड रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। देखिए कई लोग सोच सकते हैं कि भैया आप इतने इजी क्वेश्चंस डिस्कस क्यों कर रहे हो, ये तो किसी को डाउट नहीं होगा, ये तो हमसे बिल्कुल हो रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है वो सिखाना चाहता हूँ, राइट। क्वेश्चंस तो काफ़ी इजी है, हमें पता है, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल में इंक्रीज करूंगा। सो वी नो अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ दैट पोटेंशियल डिफरेंस इज करंट इनटू रेजिस्टेंस। सो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू इज 12 वोल्ट, करंट इज गिवन एज 2 एम्पियर, रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है। सो रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, रेजिस्टेंस आ रहा है 12/2 दैट इज 6 ओहम। सो ये बल्ब जो है, इस बल्ब का जो फिलामेंट है उसका रेजिस्टेंस कितना है, 6 ओहम, राइट। एंड एक पॉइंट मैं बता दूं कि अगर अब मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दूं, इस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर दूं तो करंट इन द सर्किट चेंज हो जाएगा बट रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब विल रिमेन सेम। मैं जो समझाना चाहता हूं कि किसी भी डिवाइस का रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट फॉर दैट डिवाइस। अगर यही बल्ब हम यूज कर रहे हैं तो इस बल्ब का रेजिस्टेंस एक बार हमने 6 ओहम निकाल लिया, तो जब तक हम इस बल्ब को रिप्लेस नहीं कर रहे, जब तक यही बल्ब यूज किया जा रहा है तो उसका रेजिस्टेंस कितना होगा, 6 ओहम ही होगा। मतलब इसी क्वेश्चन में अगर मैं बोल दूं एक सेकेंड पार्ट में, नाउ द वोल्टेज या फिर नाउ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज्ड टू 36 वोल्ट। हम ये कर सकते हैं, बैटरी हमारे हाथ में है, मतलब अब मैंने क्या किया, 12 वोल्ट का बैटरी हटा के 36 वोल्ट का बैटरी कनेक्ट कर दिया अक्रॉस द सेम बल्ब। एंड आपको पूछा है कि नाउ व्हाट इज द करंट, आपको करंट फाइंड आउट करना है। तो कैसे करूंगा, यही सेम क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट को मैं कैसे करूंगा, मैंने पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दिया। अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस चेंज कर दूं, अगर बैटरी का वोल्टेज चेंज कर दूं, सो करंट भी चेंज हो जाएगा, बट व्हाट विल रिमेन सेम, सिंस वी आर यूजिंग द सेम बल्ब, वही बल्ब को यूज किया जा रहा है, देयरफॉर उसका जो रेजिस्टेंस है दैट रेजिस्टेंस विल रिमेन सेम। हम फिर से डेल्टा वी इज इक्वल टू आई इंटू आर यूज कर सकते हैं। 36 वोल्ट करंट हमें फाइंड आउट करना है एंड रेजिस्टेंस कितना आ गया था, 6। सो करंट कितना आएगा, 6 एम्पियर। तो जैसा कि आपने देखा कि अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करता हूं सो करंट चेंज हो जाता है, रेजिस्टेंस बीइंग अ कांस्टेंट। क्वेश्चन नंबर 14 को आप रीड कीजिए एंड एक बार खुद ट्राई कीजिए। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस, आपको पोटेंशियल डिफरेंस ही फाइंड आउट करना है। रिक्वायर्ड टू फ्लो अ करंट ऑफ 200 मिली एम्पियर इन अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 20 ओहम। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। करंट कितना गिवन है आपको, करंट इज 200 मिली एम्पियर एंड वायर का रेजिस्टेंस कितना है, 20 ओम, राइट। हमें पता है कि अगर हमें डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर यूज करना है, ओहम्स लॉ, सो डेल्टा वी तो फाइंड आउट हो जाएगा। एक कॉमन मिस्टेक जो स्टूडेंट करते हैं, ये करंट मिली एम्पियर में गिवन था, आपको सारे क्वांटिटीज को एसआई यूनिट में रखना है। दिस इज ऑलरेडी एट इट्स एसआई यूनिट ओहम, सो इसको हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना है। वी नो दैट मिली मीन्स 10 to the power minus 3, that means 200 into 10 to the power minus 3 ampere. Just leave it like this. Now put the value and you will get the answer. So what is current? Current comes out to be 200 into 10 raised to the power minus 3 and this is 20. जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ से 2 0 10 to the power 2, यहाँ से 1 0 10 to the power 3 and ये 10 to the power minus 3. These are getting cancelled out, मतलब ये 2 इंटू ये 2 कितना आ जाएगा, 4। यहां से 2 0, हमने ये 2 एंड ये 2 को मल्टीप्लाई करके 4, यहां से 2 0 एंड यहां से 1 0 कितना आ जाएगा, 10 to the power 3 एंड ये 10 to the power minus 3। सो ये कट गया, तो कितना आ गया, डेल्टा वी इज इक्वल टू 4 वोल्ट। आई होप दैट इज क्लियर। बहुत ही सिंपल टाइप ऑफ क्वेश्चन था। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस नहीं पूछा है बट पोटेंशियल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ही पूछा है। ये क्वेश्चन सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जिनका पोटेंशियल डिफरेंस का कंसेप्ट क्लियर होगा। हम देखते हैं क्या बोला गया है क्वेश्चन में। इफ 50 जूल ऑफ वर्क इज डन टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज -10 वोल्ट टू अनदर पॉइंट वेयर पोटेंशियल इज x, यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक बार क्वेश्चन को मैं इंटरप्रेट करता हूं, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मैं आपको टाइम दे रहा हूं थोड़ा सा, एक बार ट्राई कीजिए क्वेश्चन को।
ओके, अब क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोला गया है? If 50 joule of work is done to move an electric charge of 2 coulomb from a point where potential difference is minus 10 volt to another point where potential difference is x volt. So एक तो कोई पॉइंट है जहां पे पोटेंशियल डिफरेंस की पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, मतलब एट दिस पॉइंट ये कुछ पॉइंट होगा, मान लेते बी पॉइंट है, ये कुछ पॉइंट होगा, ए पॉइंट है। एट दिस पॉइंट पोटेंशियल डिफरेंस नहीं, पोटेंशियल एट अ पॉइंट, एट दिस पॉइंट potential is, at this point potential is how much? Minus 10 volt. And at this point potential is how much? X volt. अब कौन सा हायर पोटेंशियल है, कौन सा लोअर पोटेंशियल है, हमें कैसे पता चलेगा? अगर मैं आपसे पूछूं which is higher potential and विच इज लोअर पोटेंशियल, हमें कैसे पता चलेगा? ये डिपेंड करेगा कि चार्ज कहाँ से कहाँ जा रहा है। चार्ज अगर मैं नेचुरली बात करूँ, पॉजिटिव चार्ज नेचुरली फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, बट क्योंकि यहाँ पे हमें एक एक्सटर्नल एजेंट को यूज करके वर्क डन करके चार्ज को फ्लो कराना है। एक बार क्वेश्चन में देख लेते हैं कि वो बोल रहे हैं कि 50 जूल ऑफ वर्क किया जा रहा है। भाई वर्क तो तभी किया जाएगा जब हम हाई से लो जा रहे हैं या लो से हाई। हाई से अगर लो जाएगा चार्ज, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल जाएगा, तब तो सिस्टम खुद ही वर्क करेगा। वी बीइंग एन एक्सटर्नल एजेंट, हमें वर्क नहीं करना पड़ेगा। टू मूव एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ 2 कूलम फ्रॉम अ पॉइंट वेयर पोटेंशियल डिफरेंस इज -10 टू x। सो यहां से यहां पे एक चार्ज को ट्रांसफर किया जा रहा है, कितना चार्ज को? 2 कूलम। इफ दैट इज द केस देन, एंड इस प्रोसेस में कितना वर्क हो रहा है? 50 जूल। इफ दैट इज द केस, अगर बी पॉइंट से ए पॉइंट में ले जाते टाइम वर्क हमें करना पड़ रहा है 50 जूल, सो हमें ऑटोमेटिकली पता चल गया है कि बी इज माई लोअर पोटेंशियल एंड ए इज माई हायर पोटेंशियल। भैया ये आपने कैसे आइडेंटिफाई किया? क्योंकि बी पॉइंट से ए पॉइंट में 2 कूलम चार्ज को ले जाने के लिए वर्क किया जा रहा है 50 जूल, एंड इफ वर्क इज बीइंग डन देन naturally B is at lower potential and A is at higher potential, because we have to do work against the potential difference. लोअर से हायर पोटेंशियल में चार्ज ऑटोमेटिकली नहीं जा सकता। We being an external agent, we have to do some work, right? And as we identified this, now we will use potential difference is work done per unit charge. देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। क्वेश्चन में गिवन है पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं पता, बट हम कैलकुलेट कर सकते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस इज नथिंग बट V हायर माइनस V लोअर। सो व्हाट इज हायर पोटेंशियल का पोटेंशियल X माइनस लोअर पोटेंशियल -10, सो माइनस ऑफ -10, सो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ रहा है? X + 10। बी केयरफुल, पोटेंशियल डिफरेंस इज हायर माइनस लोअर। हायर पोटेंशियल में X था, लोअर पोटेंशियल में -10 था, राइट? वर्क डन कितना हुआ है? 50 जूल, एंड चार्ज कितना है? 2 कूलम। लेट्स पुट दिस, सो पोटेंशियल डिफरेंस कम्स आउट टू बी X + 10। वर्क डन कितना हुआ है? 50 जूल, चार्ज इज 2 कूलम, सो X + 10 comes out to be 25 and X comes out to be 15 volt. This was an important question. आपको थोड़ा सा फील करके इसको करना है, राइट? ओके, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला गया है अ करंट ऑफ 4 एम्पियर was flowing through a conductor, okay, and when its IV graph was plotted, इसी कंडक्टर का जब हम IV ग्राफ प्लॉट करते हैं then its slope was found to be 0.4. अच्छा, स्लोप क्यों गिवन होगा क्वेश्चन में? एक बार क्वेश्चन को इंटरप्रेट करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक करंट ऑफ 4 एम्पियर was flowing through a conductor, एंड इसी कंडक्टर का जब हमने कौन सा ग्राफ प्लॉट किया? करंट वर्सेस पोटेंशियल डिफरेंस का ग्राफ प्लॉट किया, तो जो स्लोप था, स्लोप मतलब ये जो tan थीटा था, हमें पता है कि tan थीटा इज द स्लोप, है ना? tan थीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? 0.4। ये क्वेश्चन में गिवन है। आपको फाइंड आउट करना है रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द कंडक्टर। हमें क्या क्या फाइंड आउट करना है? रेजिस्टेंस फाइंड आउट करना है एंड पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर। भाई रेजिस्टेंस एंड ये फाइंड आउट करने के लिए, पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए हम तो डेल्टा V = I × R यूज करना चाहते हैं, बट ना तो हमें रेजिस्टेंस पता है
ना तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस पता है, सिर्फ करंट पता है। ये ग्राफ का इंफॉर्मेशन वो हमें क्यों दे रहा होगा, एक बार सोचने की कोशिश कीजिए। वाई ही इज सेइंग that when a IV graph is plotted, its slope is 0.4. What is the significance of slope of IV graph? Slope of IV graph is given as 0.4. We know that slope of current versus potential difference का graph gives me the value of conductance, resistance नहीं, VI graph का slope अगर potential difference हम Y axis में लेते हैं एंड करंट हम एक्स एक्सिस में लेते हैं, तो इसका जो स्लोप है, इसका स्लोप हमें क्या देता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट, दैट मीन्स रेजिस्टेंस। एंड अगर आईवी ग्राफ की स्लोप की बात की जाए, देन इट गिव्स मी वैल्यू ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस व्हिच इज नथिंग बट कंडक्टेंस। वन सेकेंड, I was just getting a call. Let's continue. So, हमें पता है कि that slope of IV graph is 1 by resistance is equal to 0.4. यहाँ से हम resistance का value find out कर सकते हैं. Resistance comes out to be 1 divided by 0.4, which is nothing but 5 by 2 ohm. So बहुत ही simple था, 2.5 ohm, right? Resistance find out करना तो बहुत ही simple था. Now I can just use what? Potential difference इस करंट इनटू रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना गिवन है, 5/2, सॉरी पोटेंशियल डिफरेंस तो हमें फाइंड आउट करना है। रेजिस्टेंस हमने कितना फाइंड आउट कर लिया, 5/2, करंट कितना था 4 इंटू 5/2, दैट गिव्स मी हाउ मच, 10 वोल्ट एज द आंसर। सो बी केयरफुल, अगर वो आपको VI ग्राफ का स्लोप या फिर IV ग्राफ का स्लोप दे रहा है, इनडायरेक्टली वो आपको रेजिस्टेंस का वैल्यू देना चाह रहा है, राइट। लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थोड़ा सा इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन है। बोला गया है, एक्सपेरिमेंट ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ ओहम्स लॉ, द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर ऑब्टेन्ड। सो पोटेंशियल डिफरेंस जब 0.5 था तब करंट 0.2 था, पोटेंशियल डिफरेंस जब 1 था तब करंट वाज 0.4, पोटेंशियल डिफरेंस 1.5 था, करंट 0.6, पोटेंशियल डिफरेंस 2, करंट 0.8। तो पहली बात तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हमने नोट किया होगा, क्या ये एक ओहम्स लॉ को सेटिस्फाई कर भी रहा है इन द फर्स्ट केस? अगर ओहम्स लॉ को सेटिस्फाई करना है, सो पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का जो रेशियो है दैट मस्ट बी कांस्टेंट। हम ना वैल्यूज लेके ये चेक कर सकते हैं कि ये कांस्टेंट है भी या नहीं है, क्योंकि देखिए उसने तो बोला है कि ड्रॉ अ VI ग्राफ एंड यूज दिस ग्राफ टू फाइंड पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज दिस, करंट रेजिस्टेंस इन अ सर्किट। तो बहुत लोगों को ना समझ में नहीं आता कि इस क्वेश्चन में क्या करना है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन सिलेक्ट किया है। तो हम ना उसके वैल्यूज के अकॉर्डिंग एक बार देखते हैं। हम यहां से देख पा रहे हैं कि जब पोटेंशियल डिफरेंस उसने लगाया था, जब पोटेंशियल डिफरेंस उसने लगाया था कितना, 0.5 वोल्ट, तब करंट कितना आ रहा था, 0.2 एम्पियर। जब पोटेंशियल डिफरेंस उसने लगाया कितना, जब पोटेंशियल डिफरेंस उसने कितना लगाया, 1 वोल्ट, तब करंट कितना आ रहा था, 0.4 एम्पियर। जब पोटेंशियल डिफरेंस उसने लगाया 1.5 वोल्ट, तब करंट कितना आ रहा था, 0.6 एम्पियर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो हम ना इन वैल्यूज से चेक कर सकते हैं। यहां पे हम ओहम्स लॉ लगा के रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन ये दो वैल्यूज को यूज करके हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। अगेन ये दो वैल्यूज को यूज करके हम रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। आप बोलेंगे कि भैया आप ये दो वैल्यूज को यूज करके एक बार रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, ये दो वैल्यूज को यूज करके एक बार रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हो, अगेन दिस, मतलब तो अब क्या प्रूफ करना चाह रहे हो? देखिए, अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को ये लूं एंड करंट को ये लूं एंड रेजिस्टेंस का वैल्यू कुछ आ रहा है, एंड इन दोनों वैल्यूज को यूज करके भी रेजिस्टेंस सेम आए, इन दोनों वैल्यूज को यूज करके भी रेजिस्टेंस सेम आए, दैट मीन्स मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि ये सारे ऑब्जर्वेशंस में रेजिस्टेंस कांस्टेंट है। एंड रेजिस्टेंस कांस्टेंट होने का मतलब डेल्टा V बाई आई का रेशियो कांस्टेंट है, मतलब ये सारे वैल्यूज ओहम्स लॉ को परफेक्टली सेटिस्फाई कर रहे हैं एंड ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, राइट। सो एक बार रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं। क्या होगा रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन करंट, ये दो वैल्यूज को यूज करके, सो 0.5 अपॉन 0.2 दैट गिव्स मी 5/2, मतलब 2.5 ओहम यहाँ से आ रहा है। अगर
ये फर्स्ट सिचुएशन, ये फर्स्ट सेट ऑफ वैल्यूज हम यूज़ कर रहे हैं। अगर सेकंड सेट ऑफ वैल्यूज यूज़ करके भी रेजिस्टेंस इतना आ गया तब तो भाई परफेक्टली ओहम्स लॉ ओबे हो रहा है। सो दिस इज 1, दिस इज 0.4, सो ये कितना आ रहा है, दिस इज 5/2, दिस इज 2.5 ओहम। जस्ट टू बी श्योर एक बार थर्ड सेट ऑफ वैल्यूज यूज़ कर लेते हैं हम। सो 1.5 बाई 0.6 विच इज़ नथिंग बट 5/2, 2.5 ओम। ऐसे ही अब सारे गिवन सेट ऑफ वैल्यूज़ के ऊपर अगर ओम्स लॉ यूज़ करेंगे सो रेजिस्टेंस कांस्टेंट आ रहा है। दैट मीन्स हमारा कंक्लूजन क्या है फ्रॉम दिस डेटा, डेटा को रीड करके हमने ये कंक्लूजन किया दैट इन दीज ऑब्जर्वेशंस द रेजिस्टेंस इज कांस्टेंट। रेजिस्टेंस मतलब डेल्टा वी बाई आई इज कांस्टेंट। दैट मीन्स जो ग्राफ होगा ना, उसने कौन सा ग्राफ प्लॉट करने बोला है हमें, उसने वी आई ग्राफ हमने प्लॉट करने बोला है। अगर मैं वी आई ग्राफ की बात करूँ सो वी आई ग्राफ में क्या होगा, वी आई ग्राफ का जो नेचर होगा, पहली बात वी आई ग्राफ का जो स्लोप होगा दैट इज रेजिस्टेंस, एंड वी आई ग्राफ का जो नेचर होगा दैट इज अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज व्हाट, अ स्ट्रेट लाइन passing through origin. It's a straight line passing through origin. Okay, so let's plot the VI graph. कुछ नहीं, हमने तो कंक्लूड कर लिया। ऐसे फिजिक्स में ग्राफ हमें टू स्केल ड्रॉ नहीं करना है, बस यहाँ पे हम ये वैल्यूज को थोड़ा रिप्रेजेंट कर देंगे कि देखो भैया, जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाया था, 0.5 वोल्ट लगाया था, करंट 0.2 एम्पियर था। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ 1 वोल्ट किया था तब करंट कितना था, करंट था 0.4 एम्पियर। जब आपने पोटेंशियल डिफरेंस कुछ 1.5 वोल्ट लगाया था तब करंट कितना था, 0.6 एम्पियर एंड सो ऑन। तो आपने परफेक्टली वी आई ग्राफ प्लॉट कर दिया है एंड आपने थर्ड पार्ट का जो आंसर है रेजिस्टेंस इन अ सर्किट 2.5 ओम भी फाइंड आउट कर लिया है। अब तो ये दोनों पार्ट कुछ नहीं है। फर्स्ट पार्ट में क्या बोला गया है, यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज इन दिस क्वेश्चन इटसेल्फ। नाउ यू हैव टू फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस व्हेन करंट इज 0.5 एम्पियर। सो पार्ट ए में बोला है कि पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करो जब करंट कितना है, 0.5 एम्पियर। रेजिस्टेंस कितना निकाला हमने कंडक्टर का, आप बोलेंगे कि भैया वही सेम रेजिस्टेंस आप क्यों यूज़ कर रहे हो, बिकॉज हमने जो डिवाइस कनेक्ट किया था वो डिवाइस तो चेंज नहीं किया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ सर्किट कैसा है, सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, कुछ ना कुछ डिवाइस है ना। एंड एक बैटरी है V वोल्ट का, ये रेजिस्टेंस है डिवाइस का R, एंड करंट फ्लो कर रहा है। अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी चेंज करेंगे तो करंट चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंगली, बट पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट का जो रेशियो है दैट विल रिमेन कांस्टेंट एज लॉन्ग एज द डिवाइस इज सेम। अगर वही डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो उसका रेजिस्टेंस तो उसका इंटरनल प्रॉपर्टी है, सो उसका रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट होगा, राइट। सो रेजिस्टेंस कितना यूज़ करेंगे, 2.5 ओम। यहाँ से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं, डेल्टा वी इज़ आई इंटू आर, एंड आई कितना होगा, आई विल बी 5/10 एंड दिस इज 5/2, राइट। सो दिस कम्स आउट टू बी 5/4, मतलब नथिंग बट 1.25 ओम। पार्ट बी में हमें क्या पूछा गया कि यू हैव टू फाइंड द करंट व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस इज 0.75 वोल्ट। करंट फाइंड आउट करना है जब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 0.75 वोल्ट। रेजिस्टेंस हम कितना यूज़ करेंगे, 2.5 ओम। सो अगेन वी आर यूजिंग अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ डेल्टा वी इज इक्वल टू आई आर। 0.75 गिवन है, करंट हमें फाइंड आउट करना है, दिस इज 2.5। सो करंट कितना आ रहा है, 0.75 अपॉन में नीचे कितना 2.5, पॉइंट को कैंसिल करेंगे ऊपर 10 जाएगा, इस पॉइंट को कैंसिल करेंगे 2 डिजिट नीचे 100 आएगा। अगर हम डायरेक्टली 25 से कैंसिल करें तो 25 3 टाइम्स 75, ये 10 कट गया। सो करंट कितना आ रहा है, 3/10 दैट इज 0.3 एम्पियर। आई होप आप इतना कैलकुलेशन खुद अच्छे से कर पाएंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। करंट टाइम ग्राफ ऑफ अ मेटालिक कंडक्टर इज गिवन बिलो। भैया करंट वर्सेस टाइम ग्राफ देके आप क्या फाइंड आउट कराना चाहते हो मेरे से। देखिए मैंने आपको एक, अगर आपने मेरे प्रीवियस कुछ और वीडियोस वगैरह देखे होंगे तो मैंने आपको एक बहुत ही अच्छा ट्रिक बताया था टू फाइंड आउट करें कि स्लोप ऑफ एनी ग्राफ एंड एरिया अंडर एनी ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है। मैं आपको ये ट्रिक बता देता हूँ अगर आपको नहीं पता, जस्ट ये एक ट्रिक है फाइंड आउट करने का। अगर मैं आपको कोई भी जनरल y वर्सेस x ग्राफ दे दूँ, कैसा भी हो, y वर्सेस x ग्राफ दे दूँ, ऐसा ऐसा कुछ ऐसा, इस y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप, y वर्सेस x ग्राफ का स्लोप क्या रिप्रेजेंट करेगा, स्लोप विल रिप्रेजेंट y डिवाइडेड बाई x। फिर आप यूनिट से चेक कर सकते हो। एंड
इस y वर्सेस x ग्राफ का एरिया अंडर द कर्व क्या रिप्रेजेंट करेगा? दैट विल बी बेसिकली y into x. Now you can just put individual units of y and x and you can find out that what it will represent. I will give an example. Suppose it's a velocity time graph. Suppose it's a velocity time graph from kinematics. वो बोल रहा है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या होगा. तो आप ना बस क्या करो, मैंने क्या कहा था, कोई भी y वर्सेस x ग्राफ क्या देता है हमें, y वर्सेस x मतलब v by t. नाउ पुट द वैल्यू यूनिट ऑफ v मीटर पर सेकेंड बाई सेकेंड क्या आ रहा है, मीटर सेकेंड टू द पावर -2. मीटर सेकेंड टू द पावर -2 कौन से क्वांटिटी का यूनिट होता है? जी हाँ, एक्सीलरेशन. सो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ गिव्स यू द वैल्यू ऑफ एक्सीलरेशन. ऐसे आप निकाल सकते हो कि वो कौन से क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. एंड एरिया अंडर कर्व क्या हो जाएगा? v इंटू टी. अब v इंटू टी मतलब मीटर पर सेकेंड इंटू सेकेंड, दैट इज मीटर. अब क्योंकि मीटर आ रहा है, मीटर तो डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है. अब आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि एग्जैक्टली डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कौन सा होना चाहिए. सो आप अप्रॉक्सीमेटली निकाल सकते हो. बट जैसे अब मीटर आ गया, मीटर तो डिस्टेंस भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है. अब इन दोनों में से कौन सा होगा उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि देखो डिस्प्लेसमेंट को वो एरिया अंडर कर्व डिस्प्लेसमेंट बताएगा, राइट. सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास कौन सा ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ है. करंट वर्सेस टाइम ग्राफ का स्लोप मुझे क्या देगा? इट विल गिव मी आई बाई टी. एंड करंट वर्सेस एरिया टाइम का एरिया अंडर कर्व मुझे क्या देगा? आई इंटू टी. यूनिट पुट करके चेक करोगे क्या दे रहा है. आई मतलब एम्पियर बाई सेकेंड. भाई एम्पियर बाई सेकेंड तो कोई स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, तो हम ये तो कुछ भी नहीं है. सो आई टी ग्राफ का जो स्लोप होता है ना, इट हैज़ नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, नो फिजिकल सिग्निफिकेंस. बट अगर करंट वर्सेस टाइम ग्राफ की एरिया की बात की जाए, सो करंट यूनिट पुट की है एम्पियर पर सेकेंड इंटू सेकेंड. मतलब क्या आ रहा है? एम्पियर. एम्पियर किस चीज़ का यूनिट है, राइट. हम कुछ गलत कर रहे हैं यहाँ पे, सॉरी. करंट का यूनिट कितना है? एम्पियर. एंड टाइम का यूनिट कितना है? सेकेंड. सो व्हाट इज एम्पियर इंटू सेकेंड? हमें पता है कि करंट इज इक्वल टू चार्ज बाई टाइम. सो व्हाट इज चार्ज? चार्ज इज करंट इंटू टाइम. सो एरिया अंडर कर्व मुझे क्या दे रहा है? आई इंटू टी. एंड व्हाट इज बेसिकली आई इंटू टी? चार्ज. सो बेसिकली अगर कोई हमें आई टी ग्राफ दे दे, आई वर्सेस टी ग्राफ दे दे, करंट वर्सेस टाइम ग्राफ दे दे, उसके ग्राफ का अंडर में जो एरिया है उसको कैलकुलेट करके हम टोटल चार्ज फ्लो निकाल सकते हैं. वही आपको प्रैक्टिस कराने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछा जाता है. मैंने ये क्वेश्चन लिया है. क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोला गया है? करंट टाइम ग्राफ ऑफ मेटेलिक कंडक्टर इज गिवन बिलो. यू हैव टू कैलकुलेट द टोटल चार्ज फ्लोन फ्रॉम 2 सेकेंड टू 12 सेकेंड. सो 2 सेकेंड से स्टार्ट करके 12 सेकेंड तक टोटल चार्ज चाहिए. अगर 2 सेकेंड से 12 सेकेंड तक टोटल चार्ज चाहिए तो हमें ये टोटल एरिया कैलकुलेट करना पड़ेगा. एक पार्ट ऑफ द एरिया तो एक स्क्वायर है, एंड यहाँ पे दूसरा पार्ट ऑफ द एरिया तो क्या है? ये ट्रेपीजियम है, राइट. तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 का फर्स्ट पार्ट सॉल्व करना चाहूँ, जो टाइम लिमिट है 2 सेकेंड से 12 सेकेंड तक, सो द टोटल चार्ज जो फ्लोन है वो क्या होगा? एरिया अंडर कर्व मतलब एरिया A1 प्लस A2. A1 का एरिया कितना है? A1 तो एक ट्राइंगल है, हाफ इंटू बेस कितना? दिस बेस इज 2 इंटू ये हाइट कितना है? ये हाइट तो 5 है. सो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. सो इट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. आई होप दैट इज क्लियर. प्लस एरिया 2. आई एम वेरी सॉरी, एरिया 1 तो ये वाला नहीं था. एरिया 1 कौन सा था? ये वाला. दिस वन इज एरिया. ओके, मैंने वो नोटिस नहीं किया था. दिस वन इज द एरिया 1, दिस वन इज द एरिया 2. 2 सेकेंड से 12 सेकेंड तक बोला गया है ना. अगर आप ये वाला एरिया लोगे, ये तो 0 से 2 सेकेंड तक है, राइट. सो ये नहीं चाहिए हमें, ये एरिया चाहिए एंड ये एरिया चाहिए. सो ये कितना होगा? दिस मच इज 2 and 8 के बीच का डिफरेंस 6, एंड दिस मच इज हाउ मच? दिस मच इज 5. सो दिस इज 6 into 5, दैट इज 30. ओके, सो दिस इज 6 into 5 प्लस ये ट्रेपीजियम का एरिया कितना होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स. पैरेलल साइड्स क्या है? दिस मच इज 5 एंड दिस मच इज 10. सम ऑफ पैरेलल साइड्स 10 + 5 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम कितना है? 8 and 12 के बीच का सेपरेशन 4. सो हाफ इंटू 5 + 10 इंटू 4, राइट. So this comes out to be
30 plus how much? This is 15 into 2, 30 plus 30, 60 coulomb is the answer to the question. Let's do the second part. सेकेंड पार्ट में कहाँ से कहाँ पूछा है? 8 सेकेंड से लेके 12 सेकेंड तक, मतलब आपको सिर्फ ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है. ये वाला एरिया कितना होगा? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स, मतलब दिस मच इज 5, दिस मच इज 10, सो 5 plus 10 इंटू सेपरेशन बिटवीन देम इज 4. कितना आ रहा है ये आ रहा है 30 कूलम. ठीक है, सो 8 सेकेंड से 12 सेकेंड तक हमने निकाल लिया. एंड अब हमें बिल्कुल 0 सेकेंड से लेके 12 सेकेंड तक निकालना है. 0 सेकेंड से लेके 12 सेकेंड तक, यहाँ से लेके यहाँ तक निकालना है, मतलब सारा एरिया. तो एक तो ये वाला पार्ट होगा, एक ये वाला पार्ट होगा, एंड एक कौन सा? ये वाला पार्ट होगा. सो तीनों एरिया निकालते हैं. चलो, सो लेट्स कॉल दिस A1 प्लस A2 प्लस A3. यहीं पे कर रहा हूँ मैं. A1 ये कितना होगा? हाफ इंटू बेस कितना है 2 एंड हाइट कितना है 5, प्लस ऑलरेडी हमने ये A2 एंड A3 निकाला था, ये 30. अब मैं ये नहीं बता रहा हूँ. सो दिस इज़ 5 प्लस 60, मतलब 65 कूलम इज़ द आंसर टू दिस पार्ट. आई होप दैट इज़ क्लियर. सो हमने यहाँ से क्या सीखा? दैट एरिया अंडर IT ग्राफ गिव्स मी द वैल्यू ऑफ टोटल चार्ज फ्लोन. ओके, क्वेश्चन नंबर 19. VI ग्राफ फॉर 2 कंडक्टर्स A and B आर गिवन बिलो. कंडक्टर्स नहीं बोल के रेजिस्टर भी बोल सकता था. सो इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ्स कैलकुलेट द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ A टू रेजिस्टेंस ऑफ B. रेजिस्टेंस ऑफ A टू रेजिस्टेंस ऑफ B. हमें क्या पता है? दैट स्लोप ऑफ VI ग्राफ गिव्स द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस. क्योंकि वो एंगल दिया गया है तो हमें ईच केस में स्लोप फाइंड आउट करके ही करना पड़ेगा. दैट स्लोप ऑफ VI ग्राफ इज नथिंग बट tan थीटा. इंपॉर्टेंट बात है कि ये थीटा कहाँ से मेजर्ड है? थीटा इज द एंटी क्लॉकवाइज एंगल. व्हाट इज थीटा? थीटा इज द, अगर मैं स्लोप की बात करूं, है ना, अगर स्लोप का आप कंसेप्ट फील करना चाहते हो थोड़ा सा, क्वेश्चन नंबर 19, दैट कोई भी अगर ग्राफ है कुछ ऐसा है, तो इस ग्राफ का स्लोप में जो ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन थीटा होगा ना, सो थीटा इज बेसिकली एन एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेड बाय ग्राफ with positive direction of x-axis. ठीक है, यहां से एक बार ट्राई करो. सो 3 ग्राफ्स है. ओके, अगर मैं रेजिस्टेंस ऑफ A फाइंड आउट करना चाहूँ, दिस इज द ग्राफ ए. ग्राफ A पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल करता है? 45 डिग्री. सो ग्राफ एक के कोरस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस कितना होगा? RA कितना होगा? दिस विल बी tan 45, मतलब 1. एंड रेजिस्टेंस ऑफ B कितना होगा? हम ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर, रेजिस्टेंस ऑफ B कितना होगा? सो दिस इज द ग्राफ ऑफ B. बी केयरफुल, यहाँ पे एंगल में बहुत कंफ्यूजन होता है. हमें क्या लेना है? ये जो ग्राफ है, B वाला जो ग्राफ है, वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज सेंस में कितना एंगल बना रहा है? सो ये एंगल कितना गिवन है? 30 डिग्री. सो दिस इज tan 30 डिग्री विच इज 1/√3. हमें फाइंड आउट करना था रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ A टू रेजिस्टेंस ऑफ B. सो अगर हम ग्राफ 1 के लिए RA इज टू RB कैलकुलेट करेंगे, फ्रॉम ग्राफ 1 RA उसका कितना आया? 1. RB उसका कितना आया? 1/√3. सो अगर हम उसके लिए RA/RB कैलकुलेट करेंगे, सो इट विल बी 1 डिवाइडेड बाई 1/√3 कम्स आउट टू बी सिर्फ √3. आई होप दैट इज क्लियर. सो अगर रेशियो बोलना चाहे, सो RA इज टू RB इज नथिंग बट √3:1. कुछ नहीं गिवन है तो 1. सो दिस वॉज द आंसर. लेट्स लुक एट द नेक्स्ट क्वेश्चन. हमें अगर RA रेजिस्टेंस कोरस्पॉन्डिंग टू A निकालना है, सो ग्राफ A पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज एंगल कौन सा बना रहा है? मतलब दिस इज द एंगल. बहुत लोग क्या करते हैं, यहाँ पे 30 देखते हैं तो ये 30 ले लेते हैं. नहीं, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, अगर ग्राफ A के कोरस्पॉन्डिंग आप स्लोप चाहिए तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस. सो ग्राफ A पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाना है? ये वाला एंगल चाहिए. सो हमें पता है कि ये पूरा तो 90 है, दिस इज 30, तो रिमेनिंग कितना होगा? ये बीच वाला कितना होना चाहिए? ये बीच वाला भी 30 होना चाहिए. ठीक है, बट अगर A के कोरस्पॉन्डिंग हम निकालना चाहते हैं, सो ग्राफ A
पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 30 + 30 60 डिग्री। सो अगर हम रेजिस्टेंस ऑफ ए लिखना चाहेंगे वो कितना होगा, वो tan 60 होगा भाई साहब। आर बी की बात करें, अगर आर बी की बात करें सो वो कितना होगा, दैट विल बी tan 30। सो दिस विल बी √3 एंड दिस विल बी 1/√3, राइट। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको ट्रिगोनोमेट्री आता है थोड़ा सा। सो अगर हम आर ए / आर बी फाइंड आउट करना चाहते हैं, आर ए तो आ गया √3 एंड ये आ गया 1/√3, अगर चला गया ऊपर तो √3 × √3 कितना आ जाएगा, 3। सो 3:1 आ रहा है रेशियो, राइट। ओके, यहाँ पे कैलकुलेट करना चाहते हैं, अगर हम ग्राफ ए के कोरोस्पॉन्डिंग स्लोप निकालना चाहते हैं सो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, ये वाला, राइट। उसके लिए हमें पहले ये चाहिए। सो ये 30 है, ये 15 है, मतलब ये टोटल 45 है एंड ये पूरा 90 है। सो ये रिमेनिंग कितना है, 45 है ना। देखिए अब तीनों को ऐड कीजिए, 90 आना चाहिए। यहाँ पे तीनों को ऐड कीजिए, 90 आना चाहिए। तीनों को ऐड कीजिए, 90 आना चाहिए। सो अब ग्राफ ए के कोरोस्पॉन्डिंग अगर हम फाइंड आउट करना चाहें सो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, 45 + 15 दैट इज हाउ मच, 60 डिग्री। 45 + 15 दैट इज हाउ मच, 60 डिग्री। सो आर ए कितना आएगा, tan 60 एंड आर बी कितना आएगा, tan 45। सो दिस कम्स आउट टू बी √3, दिस कम्स आउट टू बी 1। सो आर ए / आर बी कितना आ रहा है यहाँ से, आर ए / आर बी कम्स आउट टू बी √3/1। सो आई होप आपने ये क्लियर किया। अगर ये ग्राफ्स वी ग्राफ्स ना होके IV ग्राफ्स होते सो रिजल्ट्स चेंज हो जाते, क्योंकि IV ग्राफ्स का जो स्लोप है दैट गिव्स द वैल्यू ऑफ 1/रेजिस्टेंस। सो आज हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। द VI ग्राफ ऑफ 2 कंडक्टर्स हैविंग सेम डायमेंशंस आर मेड अप एंड सेम मटेरियल एंड मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। 2 कंडक्टर्स है, 2 कंडक्टर्स का डायमेंशन सेम है, डायमेंशन मतलब लेंथ एंड एरिया सेम है एंड मटेरियल भी उनका सेम है। सो हमारे पास क्या है, वी हैव 2 कंडक्टर्स। क्वेश्चन नंबर 20, वी हैव 2 कंडक्टर्स, दिस इज अ कंडक्टर, इस कंडक्टर को मैं ए बोल रहा हूँ, कंडक्टर, पहला कंडक्टर, लेंथ इसका L होगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड कुछ मटेरियल से बना होगा जिसका रेजिस्टिविटी इज रो। जो दूसरा कंडक्टर हमने लिया उसका भी लेंथ कितना हो, L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना A एंड जो मटेरियल से हमने इसको तैयार किया उसका रेजिस्टिविटी कितना है, रो। सो सब कुछ सेम है एंड दोनों का हमने क्या प्लॉट किया, दोनों का हमने VI ग्राफ प्लॉट किया। अच्छी बात है, क्योंकि ये कंडक्टर्स है तो इनका VI ग्राफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन आएगा, स्लोप इसका रेजिस्टेंस देगा। इट इज ऑब्जर्व दैट द ग्राफ ऑफ A मेक्स एन एंगल 30 डिग्री एंड ग्राफ ऑफ B मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस रेस्पेक्टिवली। चलो एक बार देखते हैं क्या बोल रहा है। इन दोनों का जब हमने VI ग्राफ प्लॉट किया, इन दोनों का जब हमने VI ग्राफ प्लॉट किया सो ग्राफ ऑफ A मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। सो जो A ग्राफ आया मेक्स एन एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड B का जो ग्राफ आया दैट मेक्स एन एंगल, ये जो पूरा एंगल है दैट मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। विच कंडक्टर इज एट अ ग्रेटर टेम्परेचर। भैया आप ये सब देख के टेम्परेचर के बारे में कैसे पूछ सकते हो। तो देखिए यहाँ पे मैं टेम्परेचर वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस का वो यूज़ करना चाहता हूँ। मैं पता अगर मैं कंडक्टर्स की बात करूँ सो फॉर अ कंडक्टर आई कैन से दैट greater the resistance greater is the temperature। मतलब if the temperature of a conductor is increased then its resistance increases। so out of A and B किसका resistance ज़्यादा होगा, मैं easily resistance निकाल सकता हूँ RB and RA। so this is graph A, वो 30 डिग्री बना रहा है with positive direction of x axis, तो कितना होगा, tan 30 होगा। tan 30 is how much, 1/√3 and RB कितना होगा, tan 45 होगा, कितना, tan 45 is 1, है ना। सो विच इज़ ग्रेटर, 1 और 1/√3। देखिए 1 को एक √3 मतलब 1.73 कुछ क्वांटिटी से डिवाइड कर रहे हैं, सो दिस इज द स्मॉलर क्वांटिटी। सो इन दिस एग्जाम्पल रेजिस्टेंस ऑफ B इज ग्रेटर देन रेजिस्टेंस ऑफ A, राइट। एंड जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसका टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा। इसका रीज़न क्या है, बिकॉज रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर increases with increasing temperature but resistance of a semiconductor decreases with increasing temperature। so I hope आपने इन वीडियोस को अच्छे से देखा होगा एंड आपको इन वीडियोस को देख के आपका जो बेसिक प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो अच्छे से डेवलप हो रहे होंगे।
इन द नेक्स्ट वीडियो, जो इस वीडियो का थर्ड पार्ट है, हम क्वेश्चन नंबर 21 ऑनवर्ड्स, दैट मीन्स द क्वेश्चंस रिलेटेड टू रेजिस्टेंस हम स्टार्ट करने वाले। अब तक हमने क्या क्या कवर कर लिया? वी हैव कवर्ड ऑल द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू चार्ज, current and potential difference, Ohm's law. Now we are going to see questions from, in the next video, questions from the formula R is equal to rho L by A. इस फॉर्मूला को यूज करके रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस एंड वायर को स्ट्रेच किया गया, कंप्रेस किया गया, वो सारे चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। टिल देन, हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।